हाँ बेटा, आज चैप्टर नंबर बेटा 1 है और वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बेटा हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 आ रहा है। कहते हैं बेटा बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बेटा पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्या है और फिर उसके मेजर फील्ड्स, उसकी ब्रांचेस वो कौन कौन सी हैं। अगर देखा जाए बेटा बायोलॉजी वर्ड को, दिस वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो यूनानी अल्फाज का मजमूआ है, बायोस एंड लोगोस। बेटा बायोस में लाइफ है, लिविंग है, और लोगोस में थॉट्स, स्टडी, डिस्कशन है। इट मीन्स द स्टडी अबाउट द लाइफ। बायोलॉजी is a study about the life, is a study about the living organisms। बेटा बायोलॉजी के अंदर हम बेटा लिविंग को स्टडी करते हैं। फिर जो बायोलॉजी है इसके जरिए हम क्या लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड द नेचर विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। बेटा बायोलॉजी के जरिए हम नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं कि नेचर क्या है, उसमें क्या कुछ हो रहा है, इर्द गिर्द बड़ा क्या कुछ हो रहा है, वो बायोलॉजी के जरिए आपको पता चलता है कि हमारे नेचर के अंदर, सराउंडिंग के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या कुछ हो रहा है। वो बायोलॉजी के जरिए बड़ा आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब जो बड़ा बायोलॉजिस्ट है वो साइंटिस्ट होगा, वो स्टडी द लिविंग, जो लिविंग को स्टडी करता है, बट एज वेल एज also study the non-living things। अब याद करने का ऑब्जेक्टिव आएगा कि बेटा जो बायोलॉजिस्ट है वो ना सिर्फ लिविंग को स्टडी करता है बल्कि उसके साथ बेटा वो नॉन लिविंग को भी स्टडी साथ साथ करता है। तो ये क्या बात हुई, इससे बड़ा मुराद ये है कि अगर कोई बॉडी डेड हो गया है, डाई करने के बाद उसके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, वो बॉडी डिकम्पोज कैसे होता है, गलता सड़ता कैसे है, वो फॉसिल कैसे बनता है, वो तमाम स्टडी करेगा। जैसे बेटा हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट एयर को, टेम्परेचर को, सॉइल को, इसको भी स्टडी करता है। ये नॉन लिविंग है। तो बेटा जो बायोलॉजिस्ट होगा वो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग दोनों को स्टडी कर रहा होता है। फिर हम बात करते हैं बेटा लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ एंड हाउ लाइफ गेट स्टार्टेड, हाउ एंड व्हेन लाइफ गेट स्टार्टेड। बेटा लाइफ क्या है, वो क्यों और कैसे वजूद में आई, अब हमने इसको देखना है। वो कहते हैं बेटा इसका बेहतर जवाब थियोलॉजियंस दे सकते हैं। थियोलॉजियंस गिव द बेटर आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब थियोलॉजियंस कौन से हैं? थिंकर, मुफक्किर, सोचो विचार करने वाले, जो ये आपको बताएगा कि ऐसा कैसे हुआ था। देखो बेटा लाइफ का आगाज हम कहते हैं वो तो आज से तकरीबन अरबों साल पहले हुआ। बेटा तकरीबन 3.5-4 अरब साल पहले हुआ। वो बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी। उस वक्त इंसान तो था नहीं, इंसान नहीं था, अरबों साल पहले की बात है। कुछ यहाँ पर था नहीं, तो एक साइंटिस्ट आपको उसका बेहतर जवाब नहीं दे सकता। उसका बेहतर जवाब आपको थियोलॉजिस्ट देगा, थियोलॉजियंस, मुफक्किर, वो दे सकता है। फिर बेटा हम कहते हैं लाइफ क्या है। याद करें, देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन अबाउट द लाइफ। बच्चों लाइफ की बकायदा कोई तारीफ नहीं है। हाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं, इसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि इसमें लाइफ है या ये लिविंग है। अब उन कैरेक्टर को स्टडी करना पड़ेगा, कैरेक्टर शो करेगा कि वाकई ये लिविंग है। बच्चों हम कहते हैं लाइफ की प्रॉपर डेफिनेशन कोई नहीं है। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स which show the presence of life, which give the evidence of their living, जो उनका जिंदा होने का सबूत देते हैं। वो कैरेक्टर क्या है? लिविंग थिंग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड,
وہ ہائیلی آرگنائزڈ ہوگا, منظم ہوگا, چاہے وہ سنگل سیل ہو چاہے بیٹا ملٹائی سیلر ہو. اگر سنگل سیل ہی کیوں نہ ہو, سیل تو آپ کو ویسے نظر آتا ہے کہ بہت ہی چھوٹا ہے, مائکروسکوپی ہے, لیکن اس سیل کے اندر جیسے میں نے بتایا تھا کراچی سے بڑا شہر آباد ہے, اس میں اتنی فیکٹری اندر لگی ہوئی ہیں, اتنے اندر کام کاج ہو رہے ہیں, آپ حیران ہو جانے ہیں. تو لیونگ جو بھی ہوگا وہ ہائیلی آرگنائزڈ ہوگا اور وہ کمپلیکس اسٹرکچر ہوگا, وہ کمپلیکس ہوگا, پیچیدہ ہوگا, کمپوزڈ آف ون اور مور سیلس, یعنی کہ بیٹا وہ یونی سیلر ہو سکتا ہے یا پھر ملٹائی سیلر بھی ہو سکتا ہے. ہیونگ جینیٹک پروگرام, اس کے اندر جینز ہونے ہیں, اس میں ڈی این اے ہوگا, اس میں کروموسومز ہو سکتے ہیں, تو جینیٹک انفارمیشن بیٹا وہاں پر ہوگی. ایکوائر اینڈ یوز انرجی, وہ جو لیونگ ہے وہ انرجی حاصل بھی کرے گا, اس کو بڑا یوز بھی کرے گا, بھاگنے کے لیے, چلنے کے لیے, دوڑنے کے لیے, کام کاج کے لیے وہ انرجی یوز کرے گا, انرجی حاصل بھی کرے گا. حاصل بڑا کیسے کرے گا؟ کھا پی کر. کیری آؤٹ مینی کیمیکل ریئیکشن, اس کے اندر بہت سارے کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں. اگر بیٹا ہم اپنے جسم کو دیکھیں, ہم سانس بھی لے رہے ہیں, ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں, ہمارا ہارٹ بھی بیٹ کر رہے ہیں, ہمارا برین بھی کام کر رہے ہیں, لیور, کڈنی, مسلز, اتنے آرگنز ہر وقت اندر کام کر رہے ہیں. آپ دیکھو, آپ کی آئی ہے, آپ کے ایئر ہے, تو اندر ڈفرنٹ ٹائپ کے کیمیکل ریئیکشن ہوتی ہے, ٹوٹتی بھی ہیں, بنتی بھی ہیں, ہر وقت اندر کام ہو رہے ہیں. گرو ان دا سائز, اگر لیونگ ہے تو اس کے سائز میں اضافہ ہوگا, اس کی گروتھ ہوگی, اس کی ڈویژن ہوگی, اس کی آبادی میں اضافہ ہوگا. مینٹین کانسٹنٹ انٹرنل انوائرمنٹ, وہ اپنے جسم کے ماحول کو ایک جیسا رکھنے کی کوشش کرے گا, مینٹین کرے گا. مینٹین دا کانسٹنٹ انٹرنل انوائرمنٹ. پروڈیوسرز آف سپرنگ, اس نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں, اس کی اولاد بھی پیدا ہوگی, یعنی کہ اس کی ریپروڈکشن ہوگی. رسپانڈ ٹو چینج ان دا انوائرمنٹ, اور ماحول کے مطابق اپنا رسپانس بھی شو کرے گا. سردی ہے, گرمی ہے, اس کا رسپانس دے گا. جیسے بیٹا ہم ہیں, ہم ہر طرح کا رسپانس شو کرتے ہیں. کہاں پہ ہم نے ہنسنا ہے, کس جگہ پہ ہم نے رونا ہے. اچھا, سردی ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے, گرمی میں کیا کرنا ہے, کسی کو دیکھ کے کیا کرنا ہے, موڈ مزاج آپ کا بنتا ہے, وہ آپ کا رسپانس ہوتا ہے. وہ چینج آ رہی ہوتی ہے باڈی کے اندر. کھانے کو دیکھ کے آپ کے جسم میں کیا چینج آتی ہے, یہ ساری تبدیلیاں رسپانس بھی شو کرے گا. تو بیٹا اس نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ کچھ کریکٹرز ہیں جو لائف کو شو کرتے ہیں, ورنہ بیٹا لائف کی پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے کہ لیونگ تھنگز ہائیلی آرگنائزڈ ہوگا. بیٹا وہ کمپلیکس ہوگا, کمپوز آف ون اور مور سیل کھڑا ہوگا, جینیٹک پروگرامنگ ہوگی, ایکوائر اینڈ یوز انرجی کرے گا, ڈفرنٹ کیمیکل ریئیکشن اس کے باڈی کے اندر ہو رہے ہیں, اس کی گروتھ ہوگی, اور انٹرنل انوائرمنٹ کو کانسٹنٹ رکھنے کی کوشش کرے گا, اور اس کے بچے پیدا ہونے ہیں, اور ماحول کے مطابق اس کے اندر چینج آئے گی. اگر یہ تبدیلیاں اس کے اندر آ رہی ہوں تو سمجھ جانا کہ وہ لیونگ ہے, اس میں لائف موجود ہے. جب بیٹا کی باڈی کی ڈیتھ ہوتی ہے, ڈائی کرنے کے بعد مجھے بتائیں ان میں کوئی ایک کام ہو رہا ہوتا ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا. اب آگے بڑھے چلتے ہیں. میجر فیلڈز آف بایولوجی, جو بڑا بایولوجی ہے اس کے بڑے بڑے شعبے کون سے ہیں, اس کی برانچز کیا ہیں, اس کے فیلڈز کون کون سے ہیں. بڑا جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے نا, اس کا جو پہلا پیج ہے, اس کا جو آخری پیراگراف ہے, اس میں کچھ جو برانچز ہیں اس کے یہ نام دیے گئے ہیں, اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا. پھر جو اگلا پیج آئے گا آپ کی ٹیکسٹ بک کا, وہاں پر کچھ کو بچہ ایکسپلین کرتا ہے. تو ہم نے سب کو بچوں یہاں پر ایکسپلین کر دیا. جیسے بیٹا پہلی برانچ ایکالوجی آ رہی ہے, یا بیٹا اس کو انوائرمنٹل بایولوجی بھی کہتے ہیں. ریلیشن شپ آف این آرگنیزم ود اٹس انوائرمنٹ, کوئی بھی لیونگ ہے اس کا اس کے ماحول کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کی اسٹڈی ایکالوجی ہے. کسی لیونگ کا اس کے ماحول کے ساتھ جو رابطہ ہے, ریلیشن ہے, تو بیٹا اس کی اسٹڈی ایکالوجی کہلاتی ہے. جیسے
बेटा चौबारे के डेजर्ट में भी मखसूस किस्म के प्लांट्स और एनिमल मौजूद है। वहाँ एनवायरनमेंट मखसूस है, टेम्परेचर हाई है, ड्राई साइल है और वाटर की शॉर्टेज है, लो रेनफॉल है, बारिशें कम होती है। वहाँ मखसूस किस्म के एनिमल प्लांट्स हैं। क्या ये वाले एनिमल प्लांट आपको मरी के इलाके में नजर आते हैं, या जो मरी वाले वो आपको चौबारे में नजर आएंगे? नहीं नजर आएंगे। वहां मरी में और एनवायरनमेंट है, चौबारे में और एनवायरनमेंट डिफरेंस है। तो जो जहां मौजूद है दरअसल उसको वैसा एनवायरनमेंट चाहिए। अगर उसको ना मिला या तो बीमार हो जाएगा या उसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट, एम्ब्रियोलॉजी, द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टिल इट इज हैच्ड और बॉर्न। कोई भी लिविंग है उसकी हैचिंग तक या उसके पैदा होने तक जो उसमें तब्दीलियां आती हैं उनकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी है। अब एम्ब्रियो बेटा क्या होता है? जब स्पर्म और एग मिलते हैं उससे क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है बच्चों? जाइगोट। जाइगोट सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल है जो स्पर्म और एग से बनता है। फिर वो जो जाइगोट बना है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा, उसकी डिवीजन होगी, उसके साइज में इजाफा होगा, उसमें नए नए सेल बनने हैं। तो जो जो वो जाइगोट बच्चों बढ़ता जाएगा वो एम्ब्रियो है। फिर एम्ब्रियो के बाद अगर एनिमल है तो बच्चों फीटस बनता है। फीटस वो बच्चा जो मां के पेट में। अगर हम अपना जिक्र करें, पहले 3 महीने तक हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं और अगले जो 6 महीने होते हैं मां के पेट के अंदर उसे हम फीटस कहते हैं। तो एम्ब्रियो तक जो स्टडी है वो वैसे एम्ब्रियोलॉजी। ये आपकी बुक वाला कहता है जब तक उसकी हैचिंग नहीं होती, जब तक वो पैदा नहीं होता और उसमें जो भी चेंजेस आ रही हैं वो स्टडी बच्चों एम्ब्रियोलॉजी है। चले उसकी बात मानो, वरना बच्चों एम्ब्रियो फीटस से पहले होता है एनिमल में। बात समझ आई? फिर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी we deal with the study of the function of the different organs or the parts। मुख्तलिफ अज़ा के फंक्शन की स्टडी। हार्ट कैसे बीट करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करते हैं। तो डिफरेंट आपके बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, अज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, उसकी स्टडी बच्चों फिजियो कहलाती है या फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई बच्चों जानदार है उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करना। जैसे अच्छा बच्चों हम है, इंसान है, उसकी बॉडी की मखसूस उसकी फॉर्म है, मखसूस हमारा एक जिस्म बना हुआ है, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, ज़ाहिरी शक्ल और सूरत उसकी फॉर्म है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों मेरी मॉर्फोलॉजी बयान करें, आप कहें सर आपका वेट इतना है, आपके बॉडी का साइज इतना है, आपकी आइज का कलर ऐसा है, आपका हेयर कलर ऐसा है। ये सारी मॉर्फोलॉजी है, ये एक्सटर्नल फॉर्म है। तो कोई भी जानदार है उसकी एक्सटर्नल फॉर्म को स्टडी करना वो मॉर्फोलॉजी। यहां बच्चों याद करना, फिर मॉर्फोलॉजी 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल यानी कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत, इंटरनल जैसे आपने बॉडी को ऑपरेट किया है, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, तो जब अंदर उसको स्टडी करेंगे वो जो इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी होगी कि अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, वो हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, वो उसकी एनाटॉमी हो जाएगी या इंटरनल मॉर्फोलॉजी होगी। बेटा इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम एनाटॉमी भी कहते हैं बच्चों, एनाटॉमी भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। फिर ये याद करना, फिर आगे जो भी ऑर्गन है फिर हर ऑर्गन की अपनी एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी होगी। बेटा पहले हमने बॉडी के मुताबिक कहा कि बॉडी की एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, एक इंटरनल है। फिर अगर कोई ऑर्गन अंदर आप स्टडी करें तो हर ऑर्गन की फिर अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी होगी। जैसे बेटा मैं कहता हूँ हार्ट है,
हार्ट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है? आपने कहना है सर उसकी शक्ल ऐसी है, उसका साइज इतना है, उसका वेट इतना है, उसका कलर इतना है, वो उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। जब आप उस हार्ट को डाइसेक्ट करेंगे, चीरेंगे, उसके अंदर देखेंगे, तो वो हार्ट की अपने अंदर इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी कि अनाटॉमी हो जाएगी। ऐसे वो जो ब्रेन है, किडनी है, लंग्स हैं, हर एक की एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है। फिर हिस्टो है, हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ द टिश्यूज, टिश्यूज को स्टडी करना। बेटा टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। सेल्स का ऐसा मजमूआ जो एक जैसा काम करे वो टिश्यू कहलाता है। तो बेटा टिश्यू की स्टडी वो हिस्टोलॉजी है, हिस्टो है। अनाटॉमी बच्चों हमने पढ़ लिया। फिर बच्चों है पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ द फॉसिल्स, फॉसिल्स को स्टडी करना। बेटा फॉसिल्स को स्टडी, फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरने के बाद प्लांट्स और एनिमल्स की जो बाकियात मिलती हैं, जो बच्चे कुचे आपको हिस्से मिलते हैं, वो क्या है? पैलेंटोलॉजी, वो फॉसिल है बेटा। जैसे बेटा अगर एनिमल डाई कर गया है तो कुछ अरसे के बाद उसका स्केलेटन आपको मिलेगा, ढांचा मिलेगा, वो उसका फॉसिल है। अगर प्लांट बच्चों डाई कर गया, कुछ अरसे के बाद उसका कोल मिलेगा आपको, तो कोल बेटा क्या है? वो उसका फॉसिल है। तो फॉसिल्स की स्टडी करना वो है पैलेंटोलॉजी। फिर कहता है बच्चों पैलेंटोलॉजी दो तरह की होती है, पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ द प्लांट्स फॉसिल्स, प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी पैलियोबॉटनी, बच्चों बॉटनी आ गया ना लफ्ज। और पैलियोजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल फॉसिल की स्टडी पैलियोजोलॉजी हो जाएगी। आगे चलते हैं बेटा। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या है? द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द लिविंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। कोई भी लिविंग है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो उसमें चेंजेस आ रही हैं, उसकी स्टडी एवोल्यूशन है। जैसे बड़ा कहते हैं साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान बंदर से बिगड़ा है। वो साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं, बीइंग ए मुस्लिम इट इज नॉट अबाउट बिलीफ, देयर इज नो प्रॉपर एविडेंस either in the Sharia, Islam, Hadith, कुरान करीम, कहीं भी आपको फिक्का है, शरीयत है, कुरान मजीद है, हदीस से ये हवाला नहीं मिलता कि वाकई एवोल्यूशन होती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि एवोल्यूशन होती है, बस फिलहाल उनकी बातें मानना, वरना बातें बच्चों मुनासिब नहीं है। कि वक्त के साथ साथ जो कि लिविंग के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसकी एवोल्यूशन। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी और जेनेटिक मटीरियल, एक से दूसरी नस्ल में जो विरासती मवाद ट्रांसफर होता है उसकी स्टडी वो जेनेटिक्स है। जैसे बड़ा हम कहते हैं हमारी शक्लें हमारे वालिदैन से मिलती हैं, असल में उनके जीन्स, उनका डीएनए, उनके क्रोमोसोम्स हमारे अंदर ट्रांसफर हुए, तभी बच्चों हमारी शक्ल और सूरत वालिदैन से मिलती है। तो वो जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स है, डीएनए, क्या बड़ा हेरिडिटरी मटीरियल है। जू जियोग्राफी, जू क्या होते हैं? एनिमल्स, जियो मीन अर्थ या सॉइल, ग्राफ मीन पिक्चर। बच्चों जमीन की पिक्चर लेना कि कहां कहां पर कौन कौन से एनिमल मौजूद हैं। बेटा जमीन की पिक्चर लेनी है कि उसके ऊपर कहां कहां कौन कौन से एनिमल हैं, उनकी स्टडी ज़ूलॉजी है। बच्चों जमीन एक किसी नहीं है, कहीं नदियां हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, नदी नाले हैं, पहाड़ हैं, सहरा हैं, ग्रासी लैंड है, या आबशारें हैं, दलदल है। तो जो ये जमीन तब्दील होगी वहां पर रहने वाले एनिमल प्लांट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। जिसको जैसा माहौल चाहिए होगा वहां पर वैसे एनिमल प्लांट मौजूद होंगे। तो यहाँ क्योंकि बच्चों एनिमल की बात करता है तो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ।
ये स्टडी करना कि मुख्तलिफ जो रीजन हैं, इलाके हैं दुनिया के, वहाँ कौन कौन से एनिमल मौजूद हैं, उनकी स्टडी ज़ूलॉजी है। मोलेकुलर बायोलॉजी, मोलेकुलर या मॉलिक्यूलर, तो नाम से जा रहा हूँ, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल्स, ऑर्गेनेल्स, कि जो ऑर्गेनिज्म पूरा खड़ा हुआ है या उसके सेल हैं या ऑर्गेनेल्स हैं, उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, वाटर है, आयंस है, मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, कौन कौन से मिलकर उसको बना रहे हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की लिविंग में स्टडी करना, उसके बॉडी में स्टडी करना, उसके सेल में स्टडी करना, उसके ऑर्गेनेल्स को स्टडी करना मॉलिक्यूल लेवल पर, वो मोलेकुलर बायोलॉजी है। देन बच्चों माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन माइक्रोस्कोपिक, स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, अल्गी, फंगी एटसेट्रा। डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, माइक्रोबायोलॉजी। एक्वाटिक बायोलॉजी, वाटर के अंदर लाइफ को स्टडी करना, वो है एक्वाटिक बायोलॉजी, एक्वाटिक वाटर। इसके बड़ा टू टाइप्स हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मैरिन बायोलॉजी। बेटा मैरिन क्या होगा? समुद्री पानी, समंदर के अंदर, मैरिन वाटर के अंदर लाइफ को स्टडी करना या कौन कौन से एनिमल हैं, वो मैरिन बायोलॉजी है। बेटा समंदर के पानी के अलावा जहां भी पानी आपको मिलता है, जैसे बताया था आपको, जैसे वो दरिया हो सकता है, तालाब, नदी नाले, झीलें, आबशारें, ये सारा फ्रेश वाटर है, वो ताजा पानी है। वो समंदर के पानी के अलावा जहां भी पानी मिलेगा वो फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर के अंदर लाइफ को स्टडी करना, वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स को स्टडी करना। पैरासाइट्स जो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, होस्ट में से वो फूड ले रहा होता है, शेल्टर लेता है, प्रोडक्शन लेता है, न सिर्फ जो खुराक लेता है बल्कि उसकी रिहाइश का भी वही होती है, उसका मस्कन रिहाइश का भी वही होगी। जैसे बड़ा हम कहते हैं लाइसिस जो है वो पैरासाइट है, हमारा खून चूसती है, फिर हमारे सर में मौजूद है, हमारे बॉडी में मौजूद है। वो ना सिर्फ अपनी खुराक लेती हैं बल्कि यहां से अपनी प्रोडक्शन भी लेती हैं, उसका घर भी यही है। जैसे बड़ा हम कहते हैं उसके अलावा हमारे या बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, वो पैरासाइट्स हैं। तो कोई पैरासाइट है, पैरासाइट्स की स्टडी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बच्चों ह्यूमंस को स्टडी करना। तो जितनी ब्रांचेस आपने पढ़ी हैं वो तमाम ह्यूमंस के अंदर भी स्टडी करना। जैसे आपने हिस्टोलॉजी पढ़ी, फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, इन तमाम को लिविंग के अंदर स्टडी करना, बल्कि सॉरी बच्चों ह्यूमंस के अंदर स्टडी करना, वो ह्यूमन बायोलॉजी है। सोशल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ द लोकल सोशल बिहेवियर, कोई भी लिविंग है उसके सोशल बिहेवियर को स्टडी करना। बेटा उसके बिहेवियर के अंदर सारा कुछ आ जाएगा, उसका रहना, उसका खाना, उसका पीना, वो करता क्या है, वो रहता कहां पर है, वो खाता क्या है, वो पीता क्या है, वो सारा कुछ उसका बिहेवियर है। एंड कम्युनल लाइफ, जहां वो रहता है उसका दूसरों के साथ क्या ताल्लुकात है। जब बड़ा हम है, हमारा रिलेशन सिर्फ दूसरे इंसानों के साथ नहीं है बल्कि दूसरे एनिमल के साथ भी है। जैसे बच्चों हमें खाने पीने के लिए वो चिकन चाहिए, हमारा बच्चों रिलेशन उसके साथ भी है, काऊ है, बफलो है, उनके साथ भी है। या मुख्तलिफ कामकाज के लिए हम, वो डॉग है या बेटा वो कैमल है, हॉर्सेस है, डंकी है, उनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों हमारा रिलेशन डिफरेंट प्लांट्स के साथ भी है, प्लांट्स को हम फ्रूट के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, अपनी क्रॉप्स फसलों के लिए, या फ्यूल जलाने के तौर पर, या हम अपने फर्नीचर के तौर पर, इमारतों के अंदर भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा रिलेशन बच्चों सिर्फ अपने साथ नहीं है बल्कि बुक सिर्फ लिविंग के साथ भी है। तो जो भी लिविंग है उसको बड़ा स्टडी करना चाहते हैं, उसका सोशल बिहेवियर कैसे है और कम्युनल लाइफ कैसी है, उसकी स्टडी सोशल बायोलॉजी है। लास्ट बेटा आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक। आजकल इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हो रही है, बायोटेक के ऊपर। द यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इस्तेमाल में लेकर आना, देयर सिस्टम्स और प्रोसेसेस,
उनके सिस्टम को, उनके प्रोसेस को इस्तेमाल में लेकर आना इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज। उनसे वो चीजें तैयार करना जिससे इंसानियत का भला होता हो, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वो जो डिफरेंट जो लिविंग है उनके सिस्टम प्रोसेस को इस्तेमाल में लेकर आना, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर कोई चीज तैयार करना जिससे इंसानियत का भला होता हो। इसे बड़ा हम कहते हैं बायोटेक के जरिए हमने हर चीज की अंग्रेजी वैरायटियां तैयार करी, हम कहते हैं वैरायटी चीजें तैयार कर ली है, हाइब्रिड है। जब बड़ा मैंगो देख लो, सिर्फ पहले देसी आम हुआ करता था, आज तो उसकी कितनी वैरायटियां हैं। वो चौंसा है, लंगड़ा है, दुशहरी है, सिंदड़ी है, अनवारा छोर है, वगैरह वगैरह, शान खुदा है, ये सारी बायोटेक की पैदावार है। बस काऊ देख लो, कितनी उसकी नस्लें, साहिवाल है, या न्यूजीलैंड है, न्यू जर्मन है, न्यू जर्सी है, फ्रीजन है, ये सारी बच्चों बायोटेक की पैदावार है। ऐसे बड़े जितनी फसलें आती हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमने उनको इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, उससे ऐसी चीजें तैयार करें जिससे हमें या दूसरे इंसान का भला होता हो।